Okay, let me share my screen and we'll start. इस स्लाइड्स में कहीं से लिख रहा है सो ये है बेसिकली द वे स्पार्क इज गेटिंग इंस्टॉल ऑन डिफरेंट डिफरेंट सर्वर। सबसे एक तो ये वे होता है कि हमारे पास जो भी पुराने कंपनीज जब माइग्रेट करते हैं तो उनके पास हडूप होता है बैकएंड में। और एच डी एफ एस एक होता है हमारा फाइल स्टोरेज सिस्टम। और यार्न होता है हमारा रिसोर्स एलोकेटर। इसके ऊपर ही जहाँ पे मैप प्रोड्यूस होता है उसके साथ उसके पैरेलल में स्पार्क हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो जो बैकएंड का आर्किटेक्चर होता है वो हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। स्पार्क को ऐसे समझो कि स्पार्क सिर्फ एक एग्जीक्यूशन इंजन है। स्पार्क कुछ भी स्टोर नहीं करता, स्टोरेज का इंजन नहीं है। तो डेटा कहाँ पे स्टोर है, कैसे स्टोर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज हुआ है, बिल्कुल वो मैटर ही नहीं करता। स्पार्क को सिर्फ डेटा से कनेक्ट करना है और डेटा के ऊपर इसको अपने ऑपरेशंस चलाने हैं, है ना। ये सिर्फ इसका काम है, सिर्फ डेटा को के ऊपर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशंस को रन करना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन इंजन। और ये होता है हमारा स्टोरेज लेयर। डेटा किस कहाँ पे है। डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है मनोज? डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम मल्टीपल नोड्स में डेटा सेंड करना या स्टोर करना। सॉरी किसमें? मल्टीपल नोड्स में हाँ हाँ लाइक चंक्स ऑफ डेटा जो है लाइक 2 GB अलग हाँ, सिस्टम में रख दिया, 2 GB अलग सिस्टम में रख दिया, ऐसा कुछ। यस, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बता रहे हो। अगर मेरे पास कोई भी फाइल है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 GB की फाइल है, कोई भी 10 GB की फाइल को हम एज इट इज किसी एक फाइल में रखते हैं। हम इसको लॉजिकल वे में स्प्लिट करते हैं। लॉजिकल वे में स्प्लिट करते हैं क्या मतलब ये हुआ कि कोई भी डेटा मिस नहीं होता है। हो सकता है कोई रो हो चलता हुआ वो रो वो नेक्स्ट रो दूसरे वाले हमारे स्प्लिट में चला जाए। ठीक है, लॉजिकल वे का स्प्लिटिंग होता है। तो स्पार्क को ये मैटर सिर्फ करता है कि डेटा कहाँ पे रखा है, दैट्स इट। उसको सिर्फ रीड करना, उसके ऊपर उसको अपना एग्जीक्यूशन करना। पहला तो ये वे है जो कि मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में यही यूज होता है। हर जगह ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ, मैंने भी तक जहां भी काम किया वहां पे यही यूज होता है। कि वो पहले वो हडूप सिस्टम पे काम करते थे, हडूप के बाद इन्होंने क्या किया कि उसको माइग्रेट करके स्पार्क पे। तो मैप रेड्यूस को हटा के उन्होंने स्पार्क इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। बट अभी भी बैकएंड में एचडीएफएस का होता है फुल फॉर्म शायद हडूप फाइल सिस्टम। अभी भी बैकएंड में हडूप फाइल सिस्टम यूज हो रहा है। ये हो रहा है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ कि क्या होता है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स को ऐसे समझो। क्लस्टर्स क्या होता है? पहले तो क्लस्टर का डेफिनेशन ये होता है। क्लस्टर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स। जैसे मान लो कि तुम्हारा लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, मैं 10 लैपटॉप एक साथ इकट्ठा कर दूं और 10 लैपटॉप को इकट्ठा करके एक जगह कर दूं, तो ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। इनको जो पूरा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा उनको बोलते हैं क्लस्टर्स। ठीक है, तो क्लस्टर का जो इजी वे डेफिनेशन ये होता है कि बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल मशीन। मेरे पास कोई स्लाइड्स होगा, रुको मैं देखता हूँ। ये होता है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ये सारे वर्चुअल मशीन है, सारे वर्चुअल मशीन के कलेक्शन को कर देते हैं। इस वर्चुअल मशीन में एक हो जाता है हमारा ड्राइवर प्रोग्राम, बाकी सारे वर्कर होते हैं। वर्कर होते हैं क्योंकि एक ड्राइवर होता है ना, एक ड्राइवर चाहिए जो सब मशीनों को एक साथ इंटरेक्ट कर पाए कि कहाँ पे क्या डेटा प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे क्या फाइल्स हैं, कितनी स्टोरेज है, वो सारा इंफॉर्मेशन होता है ड्राइवर पे स्टोर। ड्राइवर ऑटोमेटिकली किसी एक पे बन जाता है। ये हमें हमें नहीं बनाना पड़ता। मान लो हमारे पास हम अपने पास 4 मशीन यूज कर रहे हैं, 4 वीएम। तो ऑटोमेटिकली 4 वीएम में से कोई एक वीएम जो होगा उसके अंदर ड्राइवर बन जाता है, बाकी 3 वीएम जो होंगे वो उनके अंदर अपना स्टोरेज जो भी होता है वो वर्कर होता है। साथ में यहाँ पे भी थोड़ा वर्कर का काम आता है। ये होता है वर्चुअल मशीन। अब इसको कंप्लीट को मैनेज करने के लिए ना एक चाहिए होगा बंदा सब कुछ मैनेज। उसको हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेटर। तो ये जो बीच की लेयर होती है, ये बीच की लेयर रिसोर्स एलोकेटर की ही होती है।
ये नीचे है हमारा स्टोरेज लेयर। अनुराग, स्पार्क स्टैंड अलोन क्लस्टर मैनेजर, मेसोस और यान, ये रिसोर्स तीनों रिसोर्स एलोकेटर। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये हुआ तो हमारा एक वे जो कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी में यूज होता है, ये हुआ फर्स्ट वे। ये दूसरा वे होता है स्पार्क को यूज करने का। दूसरा वे क्या होता है कि हम मिसोर्स को यूज करते हैं। मिसोर्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसोर्स एलोकेटर। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी एनीथिंग, ये तुम एस3 रख लो या कहीं पे भी रख लो, एचडीएफएस रख लो, मैटर नहीं करता। बस इसके ऊपर यान ना यूज करके लोग मिसोर्स भी यूज कर लेते हैं। और ऊपर स्पार्क तो अपना है ही, स्पार्क तो एज एन एग्जीक्यूशन इंजन तो रहेगा वहां पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ये दूसरा भी होता है। तीसरा भी होता है कि जब ये होता है जहां पे स्पार्क अपना खुद का रिसोर्स एलोकेटर देता है, हम उसको बोलते हैं स्पार्क स्टैंड अलोन क्लस्टर मैनेजर। और अगेन इसके पीछे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है, तो कुछ भी होगा यहाँ हमारा यहाँ पे स्पार्क है। तो सो ये तीन। अगर यहाँ पे HDFS नहीं है, जैसे हाँ फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है, हाँ। सो लाइक प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, सेम प्रोसेसिंग रहती है जैसे HDFS करके देता है? नहीं नहीं, जैसे प्रोसेसिंग बिल्कुल भी स्लो नहीं होता, क्योंकि स्पार्क का जो पावर है ना, वो पावर तो है ही। स्पार्क है, स्पार्क अपने साथ क्लस्टर्स रख रहा है, वर्चुअल मशीन्स रख रहे हैं। इसका अपना जो पावर है, इनके जो स्पार्क एपीआई है, ये तो रहेगा ना, ये तो एग्जीक्यूशन है, ये तो सिर्फ स्टोरेज है। और है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज ऑब्वियसली, तुम लेटेस्ट जो भी मार्केट में यूज होने वाला लेटेस्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नया है, वो ऑप्टिमाइज्ड वे में ही बन रहा है। अंदर फाइल जो होनी है वो पार के फॉर्मेट में होनी है या ओआरसी होनी है, तो वो स्टोरेज भी हम हमेशा ऑप्टिमाइज्ड वे में रखते हैं। चाहे वो S3 यूज कर लो, चाहे तुम एडीएलएस यूज कर लो, जेन 2। तो प्रोसेसिंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, स्टोरेज में चलेगा। या तुम एकदम बिल्कुल कोई पुराना यूज कर लोगे तो मे भी आ जाए, क्योंकि फिर हमारा स्पार्क जो है ना, वो रीड नहीं कर पाएगा और जल्दी से राइट नहीं कर पाएगा, तो रीड एंड राइट में इम्पैक्ट आ सकता है। बट प्रोसेसिंग में फिर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग सारा होता है काइंड ऑफ रैम में आके, वर्चुअल मेमोरी में होता है। ठीक है। हाँ, तो ये तीन वे होता है स्पार्क को यूज करने का। स्पार्क को यूज करने का, या तुम ऐसे कह सकते हो, इस तीन वे में अभी इंडस्ट्रीज में स्पार्क यूज हो रहा है, यही है इनका कॉन्फ़िगरेशन। एंड मोस्टली ये भी HDFS में है ऐसा? मोस्टली अभी एचडीएफएस ये यार्न यूज होता है, या फिर यही सब डेटा बहुत होता है। डेटा एचडीएफएस से चेंज होकर S3 बकेट में आने लगे, अब तो हर जगह S3 बकेट भी यूज होने लगा है। और S3 बकेट नहीं होगा तो एडीएलएस जेन 2 होगा, या फिर गूगल का अपना स्टोरेज होता है, गूगल के डेटा लेक में हो जाता है। तो यही डिफरेंस है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो तुम बोल सकते हो कि मेरे बारे पे हम यान यूज करते हैं रिसोर्स एलोकेटर पे, क्योंकि मैंने तो आज तक यान से रिसोर्स एलोकेटर देखा भी नहीं है, ये सब तो मैंने कभी किया भी नहीं। 5 साल से देखा इतने कंपनीज में, तो यान मेजोरिटी हर जगह यूज होता है। ठीक है। एंड लाइक जैसा कि यान यूज हो रहा है, सो रिसोर्स एलोकेट के लिए अपन को लाइक क्वेरी वगैरह देना पड़ता है या वो खुद से ही एलोकेट कर लेता है? वो खुद से कर लेता है। जब भी तुम स्पार्क इंस्टॉल करोगे, जैसे ये होता है स्पार्क का इकोसिस्टम, जैसे तुम स्पार्क इंस्टॉल करते हो, तो स्पार्क के अंदर जो भी सब कोर चीजें आती है, कोलैबोरेशन, इनके अंदर ही अपना सेटिंग्स होता है। स्पार्क उसको बोलते हैं स्पार्क सेशन या स्पार्क कंटेक्स्ट। अभी स्पार्क सेशन चल रहा है नया। स्पार्क सेशन क्रिएट जब होता है तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, वो खुद ढूंढेगा कि कौन सा रिसोर्स एलोकेटेड यूज हो रहा है, और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बेस पे फाइल्स पिक करता है, और सारी कॉन्फ़िगरेशन पिक करता है, वो रिसोर्स एलोकेटर को पास कर देता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए अभी हमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ओके, जब अपन सेशन क्रिएट करते हैं तब शायद अपन वहां पे पास करते हैं कि अपन को फॉर एग्जांपल कितने जीबी लाइक स्टोर करना है, या चंक्स ऑफ डेटा में जैसे RDD क्रिएट करेंगे अपन हाँ हाँ फॉर एग्जांपल, तो उसी टाइम पे उसको लाइक देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मुझे कितने सिस्टम चाहिए, ऐसा कुछ, क्या कि वो खुद से बना लेता है वो? हाँ, वो भी बताना पड़ता है। अच्छा। तुम्हें कितना रैम चाहिए, कितना कोर चाहिए, सीपीयू चाहिए, इसके ऊपर इंटरव्यूज में कॉन्सेप्ट बनते हैं कि तुम्हारे पास मान लो 100 GB का फाइल आ गया है, तो तुम क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे ऑप्टिमल के लिए, तुम कितना कोर रखोगे, कितनी मेमोरी रखोगे पीछे। ठीक है, तो वो अभी हम करेंगे डिस्कस। तो इन शॉर्ट यस, हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे स्पार्क सिस्टम उसको रीड करेगा। जो हमारा ड्राइवर प्रोग्राम होता है, वो ड्राइवर प्रोग्राम फिर भेजेगा यान के पास कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, फिर यान उस रिसोर्स को एलोकेट करता है। उसी उसका नाम है रिसोर्स को एलोकेट करना, रिसोर्स एलोकेटर। तो एलोकेट करके बस उसका काम खत्म, फिर वो तुरंत वापस चला जाएगा ड्राइवर प्रोग्राम के पास। यहाँ समझाया था। Yes.
ठीक है, स्पार्क से स्टार्ट हुआ, यान को उसने बोला, यान ने जैसे बोला तुरंत ही इसको वापस से बता देता है कि ठीक है मेरा काम हो गया, अब तुम उस डेटा को प्रोसेस करो। जब स्पार्क सिस्टम के पास आता है, फिर ये ड्राइवर प्रोग्राम स्पार्क सिस्टम ये मिलके अपना उस जो हमारा प्रोग्राम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो हमारा प्रोग्राम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नेम वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। तो अब ये छोटा छोटा पार्ट वेयर क्लॉज एक अपना एक टास्क बनेगा, और सिलेक्ट करना डेटा को एक अपना टास्क बनेगा, और फ्रॉम टेबल अपना एक बनेगा। तो छोटे छोटे में डिवाइड होके हो सकता है कि हमारा वेयर क्लास आधा इधर चल रहा हो, आधा दूसरी मशीन चल रहा अनुराग, हो, तो बेसिकली डबल आपका, होता है। हेलो अनुराग, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। एनीवन कंफर्म प्लीज, लाइक मेरे को तो ब्रेक थोड़ा थोड़ा हो रहा है ये इनका भी भी। बेटर है। हाँ अभी ठीक है। अच्छा, मेरे लैपटॉप में ग्राफिक्स करनी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम करता नहीं नहीं, अभी भी ब्रेक हो रहा है अनुराग, लाइक लास्ट वर्ड आपका स्किप हो रहा है। है। ओके। वही नहीं बदलवाया ना। ठीक है, अभी बेटर है। हाँ अभी बेटर है। ठीक है। यस, तो मैं ये कह रहा था कि यार ये मैं सेम कल जो मैंने आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया था, सेम आर्किटेक्चर मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे स्पार्क से इंटरेक्ट करता है यान के साथ, और रिसोर्स को एलोकेट करवाता है। फिर उसके बाद जो भी हमारी क्वेरीज होती है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर वेयर मान लो एज इज ग्रेटर 18। तो इस कंप्लीट ट्रांस ये कंप्लीट हमारा क्वेरी है, या फिर कह सकते हैं लॉजिक है। इस लॉजिक को स्मॉल स्मॉल पार्ट में break करता है, और उसके बेस पे वो टास्क बनाता है, टास्क बना के उसको फिर प्रोसेस करता है। तो ये है बेसिकली वे होता है हमारा। ठीक, ये होता है वे। हमने अब मैं तुम्हें स्पार्क का इकोसिस्टम बताता हूँ। ठीक है, अब तुमने स्पार्क को इंस्टॉलेशन का सीख लिया कि 3 वे में हम स्पार्क को यूज करते हैं। अब जब भी स्पार्क इंस्टॉल होता है तो स्पार्क बाय डिफॉल्ट अपने साथ क्या क्या लेकर आता है। तो जब बाय डिफॉल्ट स्पार्क अपने साथ ही कुछ कोर कोर एपीआईज लेकर आता है, स्पार्क अपने साथ ही कोर एपीआईज लेकर आता है। ये इनके कोर एपीआईज हैं जिसको हम बोलते हैं कि स्पार्क बी एबल टू ऑपरेट विद एनी 5 लैंग्वेजेस वी हैव, लाइक स्पार्क, SQL, पाइथन, स्केला एंड जावा। किसी भी लैंग्वेज में तुम प्रोग्राम को लिख सकते हो, क्योंकि ये है इसके कोर एपीआई। इसके इसके टॉप पे स्पार्क जो है कुछ और भी एपीआईज प्रोवाइड करता है। वो कोर नहीं, जैसे कि स्पार्क सीक्वल पर डेटा फ्रेम, और स्पार्क के अंदर स्ट्रीमिंग, वी कॉल स्पार्क स्ट्रीमिंग। स्पार्क स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है? रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। लाइक काफका जो यूज होता था लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, हाँ तो हाँ स्पार्क का भी खुद का भी अब आ चुका है ऐसा। हाँ हाँ, स्पार्क का भी अब मैक्सिमम, हाँ, काफका यूज कर लो या फिर स्पार्क कर लो, ऑलमोस्ट बराबर ही चीज है। ये भी सिमिलर परफॉर्मेंस ही देता है। तो ऐसे स्पार्क का अपना स्ट्रीमिंग होता है। ये तो समझ में ही आ गया स्पार्क सीक्वल पर डेटा फ्रेम, कि तुम स्पार्क के अंदर सीक्वल के क्वेरीज राइट कर सकते हो, उनके लेटेस्ट डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो। पहले आरडीडी चलता था, अब इन्होंने डेटा फ्रेम और डेटा सेट्स, दो चीज और दे, डेटा सेट्स में, हाँ, दो चीज और दे दी है इन्होंने डेटा को स्टोर करने का। एक होता है मशीन लर्निंग, बाय डिफॉल्ट अब एमएल भी आने लगा है। स्पार्क इंस्टॉल करोगे एमएल की लाइब्रेरीज आने लगी बाय डिफॉल्ट। एक होता है ग्राफ ग्राफ कंप्यूटेशन, इसको बोलते हैं ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज। ये तो बहुत ही नीच टेक्नोलॉजीज है, मतलब हर कोई यूज नहीं करता, जिसमें हम ग्राफ के वे में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत मतलब ऐसे नॉर्मली यूज नहीं होता है, मे भी कुछ बड़े कंपनीज में होता हो। ठीक है, ये सब बाय डिफॉल्ट आता है एक स्पार्क इंस्टॉलेशन के साथ। ये पूछा जाता है, अब इसके अंदर देखो इस क्या बनती है इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन ये बनता है कि स्पार्क की कोर लाइब्रेरीज क्या है, और स्पार्क के अंदर अगर हमें मशीन लर्निंग यूज करना हो तो हम क्या इंस्टॉल करते हैं। तो हमें बोलना पड़ेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हमारे साथ आता है। जब भी हम स्पार्क इंस्टॉल करते हैं तो एमएल हमारे साथ इंस्टॉल होकर आता है, हम डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग आता है इसके अंदर।
नेक्स्ट हम चलते हैं डेटाबेस क्लस्टर। ये अनुराग, लास्ट स्लाइड जो थी आपकी, हाँ, अभी आपने ओपन करी थी लास्ट स्लाइड, ये वाला, जिसमें नहीं नहीं, जिसमें लाइक ये वाला। इसके पीछे एक और था। हाँ हाँ, ये यहाँ पे अमेजोन क्लाउड जो है कर हाँ करिए। नेक्स्ट स्लाइड आपने वापस ओपन कर दी, हाँ इसके हाँ पहले वाली थी जस्ट। हाँ, ये हाँ हाँ सो लाइक फॉर एग्जांपल ये S3 में डेटा है, लाइक S3 में ये ना, ये सेल्स हाँ डॉट हाँ, CSV। यस यस, हाँ सो ये जो पार्टीशन इसने करे हैं P0 P1, ये पार्टीशंस करे हुए हैं इसने 6 पार्टीशन। हाँ। डेटा को डिवाइड किया गया है क्योंकि 6 GB की डेटा तुम एज इट इज स्टोर नहीं करोगे, यही है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नहीं और तो फिर ये, डेटा नोड्स फिर अपने पास दो हैं, एंड हाँ तो हर लाइक डेटा नोड पे 3 3 फाइल चली जाएंगी ना, ये समझो, ये हमने डिवाइड नहीं किया हुआ है। ओके, ये जब स्पार्क ना बाय डिफॉल्ट पीछे मेमोरी में जब हम इसको डिफाइन करेंगे ना, हम सब डिफाइन करते हैं कि हमें कितने पार्टीशन चाहिए डेटा में। ठीक है। तो स्पार्क इसको ब्रेक करता है। मैंने स्पार्क को बोल दिया कि मेरा मैक्स 111 GB के में फाइल्स चाहिए, या फिर नंबर ऑफ पार्टीशन हमने डिफाइन कर दिया 6। तो जितना भी फाइल्स होगा ये ऑटोमेटिकली उसको 6 पार्ट में लॉजिकली ब्रेक कर देगा। और एक नोड में, एक डेटा नोड में 3 पार्टीशन रहेंगे। हाँ, अब तुम अभी भी जाके अगर तुम S3 के अंदर डेटा देखो तो डेटा बिल्कुल अनचेंज होगा, वहां पे एज इट इज रखा होगा 6 GB का। ये सारा जो प्रोसेसिंग होता है ना रैम के अंदर हो रहा होगा, हमें दिखेगा भी नहीं ये पार्टीशन जैसे। ठीक है। मैं चलता हूँ वर्चुअल मशीन। हमने वर्चुअल मशीन से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ मशीन्स को हम बेसिकली क्लस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपना यूज ड्राइवर करने। ड्राइवर जो है वो क्लस्टर है, एंड ये सारे को क्लस्टर ही बोलते हैं, क्लस्टर कंप्लीट है, क्लस्टर के अंदर ओके बहुत सारे मशीन्स हैं, बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स है, लैपटॉप्स कह सकते हो। ओके, ड्राइवर एंड वर्कर एक क्लस्टर के अंदर आते हैं सर। हाँ, एक क्लस्टर के अंदर वर्चुअल मशीन होते हैं, उसी VM के अंदर ऑटोमेटिकली किसी एक पे ड्राइवर बन जाता है, बाकी सारे वर्कर्स हो जाते हैं। ओके। हाँ, ड्राइवर वर्कर कॉम्बिनेशन चलता है। और ड्राइवर मैनेज करता है कि कहाँ पे क्या डेटा रखा हुआ है, इनका बेसिकली मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ रखा होता है। मान लो कि वही हमारे पास सेल्स की जो 6 पार्टीशन थे, तो मान लो कि 2 पार्टीशन यहाँ आ गए, 2 पार्टीशन यहाँ आ गए, 2 पार्टीशन यहाँ आ गए सेल्स वाला। तो ड्राइवर मेक श्योर करता है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा डेटा है, यहाँ कौन सा डेटा है, यहाँ कौन सा डेटा है, इनसे इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ड्राइवर ही बेसिकली ड्राइव करेगा इस पूरे को, डेटा को रखने का। तीनों मशीन पे मुझे तीन दो 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 पार्टीशंस रखने हैं। अब मैं इसको करता हूँ बैक। इकोसिस्टम पढ़ लिया, बट अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना कि स्पार्क एक स्टोरेज सिस्टम नहीं है। स्पार्क का सिर्फ इतना काम है कि डेटा कहीं भी रखा हो, किसी फॉर्मेट में रखा हो, सिर्फ उसको कनेक्ट करना है, उसको प्रोसेस करना है। वो बिल्कुल मैटर नहीं करता कि कहाँ पे कैसे रखा हो। अब नेक्स्ट आता है कि हम कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने जो यूज किया है और अभी जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है वो तीन वे में मैंने यूज किया स्पार्क को। सबसे इजीएस्ट वे जो चल रहा है मैं इसको वो बताता हूँ, दैट इज अवर डेटा ब्रिक्स कंपनी। तो ये डेटा बेस कंपनी सेम है, जिस बंदे ने स्पार्क का इन्वेंशन किया उस बंदे ने ही अपनी कंपनी बना ली, दैट कंपनी इज कॉल्ड डेटाब्रिक्स। और उसने डेटाबेस के अंदर ही सारे एक सेंट्रलाइज्ड एक वे दे दिया जिसके अंदर तुम स्पार्क को यूज कर सकते हो। ये इजी, सबसे इजीएस्ट वे है यूज करने का, क्योंकि ये बना ही सिर्फ स्पेशली स्पार्क के लिए। तो यहाँ पे तुम जाओ और क्लस्टर क्रिएट करो और ऑटोमेटिकली डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट करो। इसके अंदर साइन अप करने का वे आई थिंक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया ही था कि अगर तुम इसको यूज करना हो तो डेटाबेस कम्युनिटी एडिशन है, इसके अंदर जाके तुम साइन अप कर सकते हो। जब डेटाबेस कम्युनिटी कम्युनिटी एडिशन के साइन अप करोगे ये फ्री होता है।
और फ्री होता है, तो इसके अंदर तुम बेसिक सा काम कर पाओ। बेसिक मतलब इसके अंदर तुम नॉर्मल सिक्वल, इनके जो डेल्टा टेबल्स हैं, वर्क फ्लोज हैं, और यूनिटी कैटेलॉग है, ये सब कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। इसके अंदर से भी नॉर्मल नोटबुक यूज कर पाओगे, और क्लस्टर्स यूज, एक दो क्लस्टर्स ही देते हैं, वो क्लस्टर यूज कर पाओगे। और मतलब प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट है, ये कर सकते हो अगर पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं तो। इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होता। इस रीजन से मैंने क्या किया है कि मैंने एज्योर पे भी लॉग इन कर लिया था। सेकेंड वे स्पार्क का यूज करने का है कि वी कैन डायरेक्टली यूज एज्योर डेटाब्रिक्स। AWS में क्या होता है? एडब्ल्यूएस के अंदर बोलते हैं ईएमआर क्लस्टर्स, क्लस्टर्स या फिर इसको, इसके बैकएंड में शायद EC2 की मशीन्स होती हैं ठीक है। वहां पे। उसके अंदर भी देखो दो वे में यूज होता है, कि ईएमआर क्लस्टर्स होते हैं, या फिर तुम डायरेक्टली ग्लू में यूज कर लो। तो जो ग्लू इनका चल रहा होता है ना, ग्लू के अंदर भी स्पार्क ही यूज होता है। तो दो वे यूज करते हैं, ईएमआर क्लस्टर्स और बाय यूजिंग ग्लू ओके। डेटाबेस में। हाँ। अब एज्योर में आता है डेटाबेस। तो एज्योर ने क्या किया, इन्होंने डेटाबेस कंपनी के साथ पैक्ट साइन करके पूरा डेटाबेस इन्होंने अपने इन्वायरमेंट के अंदर ही डाल दिया है, एज एन काइंड ऑफ कंपोनेंट, एज एन न्यू टूल। कैसे कि जब तुम एज्योर पे लॉग इन करोगे, ये रहा, ये तुम्हारा पोर्टल डॉट एज्योर है। इसके अंदर एक बार साइन अप कर लेना। और साइन अप करने का इजी वे यही होता है कि तुम जाओ पोर्टल डॉट एज्योर पे। साइन अप तो ऑलरेडी तुम लोग कर लोगे, वो मैं नहीं बता रहा। कहीं पे कहीं फंस जाना तो मुझे वह बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा कभी भी ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट करके। यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्राई एज्योर फॉर फ्री, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी होता है यूज करने के, एक होता है पे एज यू गो। तो नॉर्मली तुम लोग पहले फ्री वाले मतलब ट्रायल वर्जन यूज करना। ट्रायल वर्जन शायद इनका एक साल का होता है। दोनों एक्सेप्ट करता है ये, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एक्सेप्ट करता है ना? शायद क्रेडिट, मैंने तो क्रेडिट से किया था। ओके। हाँ, तो क्रेडिट से ही करता है शायद। तो ये ऑलमोस्ट 200 क्रेडिट्स देते हैं। हाँ, 30 डेज होता है फ्री, नॉट 1 ईयर, जैसे जीसीबी में एक साल होता था। तो एज्योर में एक साल का तुम एक एक महीने का ऑलमोस्ट फ्री मिल जाता है। ट्राई, $200 है, बहुत है, इससे ज्यादा यूज होता भी नहीं है। इतने में तुम्हारा कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा एक महीने में। और मेरे पास एक्सपायर हो गया तो मैं पे एज यू गो यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे जब लॉग इन कर लोगे, जब साइन अप कर लोगे, तो ये विंडो ओपन होके आती है। बस तुम्हें क्या करना है, सिंपल वे है कि तुम्हें यहाँ पे डेटा ब्रिक्स सर्च करना है। साइन अप कैसे करते हो बता दो, तुम्हें जाना है एज्योर डेटाब्रिक्स पे। आ गया। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे मुझे लिस्ट दिख रहा है। तुम्हारे केस में नहीं दिखेगा, तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है प्लस क्रिएट पे। सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो ना यूज होके तुम्हारे केस में आएगा यहाँ पे फ्री ट्रायल वाला, वो यूज कर लेना। रिसोर्स ग्रुप बना देना। अब नहीं बना होगा तो तुम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर सकते हो, ऑटोमेटिक नेम पे देना। रिसोर्स ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे सारे रिसोर्सेज जो भी तुम यूज करोगे अपनी ट्रेनिंग के लिए, वो एक एक ग्रुप में हो जाता है। इसलिए इसको नाम बोलते हैं ग्रुप। मतलब सारे रिसोर्सेज के ग्रुप के नेम से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये इजी होता है तुम्हें फाइंड आउट करना कि मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कितने कंपोनेंट्स मैंने बनाया था, वो सारे कंपोनेंट्स कहाँ पे है। एंड अनुराग, नेमिंग कन्वेक्शन मतलब लाइक मेरे को कोई भी नेम, जैसे अभी रिसोर्स ग्रुप है, तो नेमिंग कैसे फाइंड करना है कि क्या नाम रखेंगे? हर जैसे जगह आरजी, जैसे कहीं पे भी तुम बिग डेटा में जहां पे भी जाओगे, जो चीज यूज कर रहे होते हैं उसको उसको 2 या 3 वर्ड में हम अपने नेमिंग में यूज कर लेते हैं। जैसे कि रिसोर्स ग्रुप है तो हम हमेशा अंडरस्कोर आरजी लगा देंगे, या आरजी डैश कर देंगे, डैश आरजी लगा देंगे। तुम मान लो यूज करो डेटाबेस तो डीबी यूज कर देना, या फिर डेटाबेस, या फिर मतलब ऐसे करके टर्मिनोलॉजी यूज कर लेना। तुम डेटा लेक क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे डेटा लेक का लिख लेना, डीएल समथिंग डैश ओके, डीएल। जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, सो लाइक वो ऐड कर सकते हैं, सो उससे अच्छा हाँ रहेगा, फाइंड आउट हाँ हो जाएगा। हाँ।
तो मैंने जैसे मान लो कि तुम्हें नया बना, ठीक है, नहीं तुम, मैंने फॉर एग्जांपल यूज कर लिया डेमो पर्पस, तो मैंने इसको यूज कर लिया, एक रिसोर्स ग्रुप को यूज कर लेता हूँ। चलो मैंने बीआई विद बिग डेटा कर लिया यूज, ठीक है, अंडरस्कोर आरजी लगा लेना तुम अपने केस में। अब यहाँ पे वर्क स्पेस का नेम दे दिया, ये वर्क स्पेस का नेम ही तुम्हारा डेटाबेस का नेम बनेगा। नेम तुमने दे दिया फॉर एग्जांपल डेटाब्रिक्स प्रैक्टिस, या फिर दे दिया तुमने प्लेग्राउंड, नेम दे दिया। रीजन सेलेक्ट कर लिया, नियरेस्ट कर लेना, मैं तो सेंट्रल इंडिया कर लेता हूँ, यूएस का ना यूज कर लेना। अब ये आते हैं तुम्हारा प्रीमियम टियर। मेरे पास तो तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, बट तुम्हारा ट्रायल वाले में सिर्फ ये ट्रायल वाला ही आएगा, ये इजी वाला, प्रीमियम में ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। तो तुम फ्री वाला जो भी ऑप्शन होगा उसको चूज कर लेना। और यहाँ पे ये सब बस इसको स्किप करके सीधा सीधा रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करोगे, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। बस इस पे क्रिएट पे क्लिक कर देना, सारा कुछ तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। ट्रायल के लिए ना सफिशियंट है, वैसे डेवऑप्स की टीम करती है तो हमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। सो अनुराग, लाइक हाँ। जो रिसोर्स ग्रुप है, मैं हम्म। जितने भी लाइक डेटाबेस क्रिएट करूंगा, हाँ। जो भी, तो वो उस ग्रुप के अंदर ही आएगा। हाँ, कोशिश ये करना कि एक ग्रुप के अंदर ही अपने सारे करना चाहिए, कि तुम्हें डेटा लेक भी करना पड़ेगा क्रिएट। हो सकता है तुम सीक्वल का डेटाबेस भी क्रिएट करोगे। और फ्री का है तो ऑलमोस्ट सारे यूज कर लेना, अपने प्रैक्टिस के लिए कि पता रहे। हो सकता है तुम सिनैप्स एनालिटिक्स भी यूज करोगे, ठीक, अगर करोगे तो तुम एक ही रिसोर्स ग्रुप पे रखना, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, लाइक मल्टीपल सर्विसेज के लिए एक ग्रुप रख सकते हैं ऐसा। हाँ। हाँ, क्या हो गया, ऐसे करके तुम इसको क्रिएट कर देना, तो ऐसा कोई भी बन के आ जाएगा। तुम्हारा डेटाबेस जब तुम क्रिएट कर दोगे तो वो 5 मिनट लेता है, क्रिएट हो जाता है। अब डेटाबेस को हम कैसे यूज करते हैं, बस इसको मैं क्लिक करूंगा, यहीं पे एक ऑप्शन आता है लॉन्च वर्क स्पेस का। मैं जब लॉन्च वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगा, डेटाबेस ओपन, सिंगल साइन ऑन से लॉगिन होता है, एसएसओ जिसको हम बोलते हैं, कि एज्योर के क्रेडेंशियल से तुम्हारा देखो डेटाबेस लॉगिन हो गया। डिफरेंस क्या हुआ कि इसे अभी यहाँ पे ये पावर्ड बाई एज्योर है बैकएंड में, तो इन्होंने एज्योर वर्ड यूज किया है, तो नॉर्मल डेटाबेस पे जाओगे तो उनका डेटाबेस का ही साइन होता है, वरना सब कुछ सेम है। अब देखो मैं फ्री वाला यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे सारा, तो हमारे पास सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे सीक्वल, इनका जो डेटा वेयरहाउसिंग है, डेटा टेबल्स है, वर्क फ्लोज है, डेटा इंजन, यहाँ से तुम पाइपलाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड टू एंड पाइपलाइन तुम बिल्ड करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, एमएल के ऑपरेशंस भी कर सकते हो। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड वे है कंप्लीट डेटा का। ऐसे समझ लो कि फ्यूचर जो है डेटा इंजीनियरिंग का वो डेटा ब्रिक्स है। अगर तुम कुछ भी ना पढ़ो ना अपनी लाइफ में, सिर्फ तुम डेटा ब्रिक्स ही पढ़ लो, तो भी तुम्हारी जॉब लग जाएगी बहुत अच्छी। क्योंकि अब, हाँ, डेटा, स्पेशली डेटाबेस इंजीनियरिंग की प्रोफाइल आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर खुद में सब कुछ है, सीक्वल भी है, डेटा इंजीनियरिंग भी है, नोटबुक्स भी है डेटा इंजीनियरिंग की, एमएल भी है। अब कंपनियां मैक्सिमम जो माइग्रेट कर रही हैं, कहाँ से, एडब्ल्यूएस से डेटाबेस पे जा रही हैं, सब एज्योर से डेटाबेस पे जा रही हैं। अभी तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम देखोगे वो प्रॉपर रोल बताते हैं कि वी आर माइग्रेटिंग फ्रॉम एडब्ल्यू साइड टू डेटाबेस, तो तुम्हारा माइग्रेशन का भी काम हो सकता है इन्वॉल्व। तो जो पाइपलाइन तुम्हारी एडब्ल्यूएस में क्रिएट होंगी, सेम पाइपलाइन को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ नोटबुक। तो ठीक। डेटाब्रिक्स का भी खुद का एक क्लाउड है क्या? नहीं, इनका खुद का क्लाउड नहीं है, डेटाब्रिक्स नहीं, सिर्फ एक अपना नहीं। जब भी तुम्हारे दिमाग में स्पार्क आए, डेटाब्रिक्स आए, याद रखो कि ये सिर्फ एक एग्जीक्यूशन इंजन है, इनका खुद का तो स्टोरेज कुछ लाइक नहीं। हाउ, मतलब कैसे हो सकता है कि एजूर एंड एडब्ल्यूएस से वो डेटाब्रिक्स लाइक प्रोसेस के लिए डेटाब्रिक्स में माइग्रेट कर रहे हैं, हाँ, और क्लाउड सिर्फ, एडब्ल्यूएस एजूर में रहेगा? यस यस, सिर्फ अपना प्रोसेसिंग, सब सारा कुछ डेटा वेयर हाउसिंग, प्रोसेसिंग, ये सारा कुछ वो माइग्रेट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। देखो यहाँ पे भी एज्योर लिखकर आ रहा है ना बैकएंड में, तो बैकएंड में भी एज्योर है, इसके पीछे तुम्हारा एज्योर का डेटा लेक ही यूज होता है। एज्योर का डेटा लेक जेन 2 ही यूज हो रहा होगा। जब तुम इसके अंदर जाके तुम्हें कहीं डेटा पुश करना पड़ेगा, तो तुम एज्योर पे लॉग इन करके यहाँ से जाके कॉन्फ़िगरेशन करोगे किसी डेटा लेक पे, वो डेटा लेक को हम इसके अंदर माउंट करते हैं, और फिर हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो सेम यहाँ काम पे हम तो करते आपने, हैं। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट यूज करा है, लाइक जो आपने सर्विस बताई है एजूर की, उसके थ्रू भी हम्म। कर सकते हैं सेम वर्क।
हाँ, ये जो सर्विस बनाई हमने ना, ये अभी ये हाँ याद हाँ। रखना, पीछे अभी भी डेटा लेक चल रहा होगा। ये सारे जो वर्क स्पेसेस क्रिएट हो रहे होंगे, नोटबुक, ये वो हमें तो भले दिख रहा है वो यहाँ पे, बट डेटाब्रिक्स ने बैकएंड में एज्योर के डेटा लेक पे जाके अपना एक स्टोरेज रखा हुआ है, वहां पे सब कुछ क्रिएट कर रहा होगा ये। सो अपन को वहां पे दिखेगा भी कि नहीं नहीं, दिखेगा? कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखती, कुछ चीजें हाइड कर देता है डेटाबेस। हाँ, कुछ जैसे कि फाइल सिस्टम वो दिख जाता है, डीबीएफएस, इनका इनका जो फाइल सिस्टम है वो दिख जाता है, डेटाबेस फाइल सिस्टम। बट वो रिकमेंडेड नहीं होता, वो सीधा बोलते हैं कि हमने कुछ ही स्टोरेज अपने पास रखा हुआ था, तो तुम अपना कोई भी एक डेटा लेक बनाओ इसके अंदर जाके, एज्योर के अंदर, उस डेटा लेक को माउंट करो डेटाबेस के अंदर, फिर तुम यूज करो। जैसे मान लो मुझे कस्टमर फाइल पे एनालिसिस करनी, 10 GB की फाइल है, तो मैं क्या करूंगा, वो 10 GB की फाइल जो मैं अभी, मैं वापस से प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, जो हमने कल प्रोजेक्ट समझा था। ये प्रोजेक्ट था, हम्म। ये अभी भी ये जो डेटा लेक है ना, ये पीछे ये काम इंजेक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, सारा कुछ ये काम तो प्रोसेसिंग ही सिर्फ चल रहा होगा हमारे डेटाबेस के अंदर। ये जो फाइल्स क्रिएट हो रही होंगी, इंजेस्ट की या ट्रांसफॉर्म की या एनालाइज की, ये पीछे में डेटा लेक पे है। डेटा लेक पे है मतलब या तो वो S3 के ऊपर है, या फिर वो ADLS के ऊपर है। अभी यहाँ पे देखो वर्ड भी यूज हुआ है, ADLS प्रेजेंटेशन लेयर है ना यहाँ पे, हम्म। ADLS इंजेक्शन लेयर, मतलब कि ये एज्योर का अपना स्टोरेज सिस्टम है। इवन इनकी जो डेल्टा टेबल्स क्रिएट होती है, डेल्टा लेक की जो टेबल्स होती है क्रिएट, ये डेल्टा लेक टेबल्स भी बैकएंड में एज्योर के ऊपर ही होती है। ठीक है। इसलिए तुम ये हमेशा रखना कि स्टोरेज जब भी तुम्हारे दिमाग में आए ना, इंटरव्यू में जिस भी लेवल पे फंस जाओ, जहां पे वर्ड स्टोरेज आए, आंख बंद करके बोल देना कि हमारे पास स्टोरेज का मतलब एक ही सोर्स था, वो था S3 बकेट या ADLS। ठीक है, ठीक जो अपना डेटा लेक ये है। तो अब ये इसलिए डेटाबेस पे जाओगे, बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स आती है, वो पूछते हैं डेल्टा लेक की सारा कुछ। तो ये हमारा भी होता है। अब थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देते हैं, वही को समझ लेते हैं हम, इस पे यूआई। अनुराग, मैं बोल रहा हूँ लाइक जो एजोर में AWS में अपन सर्विसेज पढ़ने वाले हैं, हाँ तो लाइक आप उनके पॉइंट्स नोट कर लेंगे क्या? लाइक फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट है ना, कैसे कैसे कवर करेंगे? हाँ, लाइक ठीक अभी है। जैसे आपने डेटा ब्रिक्स एंड ये सारी चीजें, अभी एक्चुअली क्या है ना, ये नेमिंग याद नहीं है। जैसे हाँ हाँ। AWS की कुछ कुछ चीजें याद हैं, जैसे EC2 हो गया, S3 हो गया, क्लाउड हम्म। फॉर्मेशन हो गया, ठीक SNS है। हो गया, SQS हो गया। लाइक एजोर का कुछ भी नहीं पता है। अगर आप एजोर एंड AWS में कुछ भी कवर करवा रहे हैं तो सर्विसेज आई थिंक अपन लिख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से टॉपिक वाइज अगर अपन कवर करें ना हाँ तो चीजें क्लियर होंगी। हाँ, ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। मैं थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं एक बार बना के और भेज देता हूँ कि क्या क्या करेंगे। वैसे हमने एक पहले वाले कॉल में डिस्कस किया था कुछ ऐसे, ऐसा कुछ मैंने लिख के बताया था कि हम क्या यूज, स्टोरेज में हम S3 यूज करेंगे, रेडशिफ्ट करेंगे, या RDS या DynamoDB। बट आई थिंक मैंने भेजा नहीं था, ये मैं एक बार भेज दूंगा। एनालिटिक्स के लिए हम हाँ हाँ। EMR यूज करेंगे, लेक फॉर्मेशन, ग्लू यूज कर लेंगे, एथीना, काइनेसिस। और इंटीग्रेशन के अंदर हम स्टेप फंक्शन यूज करेंगे, SNS करेंगे, SQS करेंगे। एयर फ्लो का बेसिक बता दूंगा क्योंकि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो। ठीक है, कंप्यूट के लिए हम अपना EC2 यूज करेंगे, और लैम्डा कर लेंगे, और AWS बैच कर लेंगे। तो ये सब चलो मैं एक बार बना के भेज भी दूंगा। हम्म। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नेक्स्ट कॉल पे ना पहले AWS का प्रॉपर मैं एक्सेस लेकर AWS का, और उसके अंदर मैं EC2 भी एक बिल्ड कर लूंगा, देखता हूँ कितना कॉस्ट आएगा, एनालिसिस करके फिर मैं वहीं पे कर दूंगा सब, कि मिक्स ना ओके। हो। सो एजोर में लाइक अपन सिर्फ डेटा ब्रिक्स जो है हाँ, ये कवर करेंगे, बाकी AWS करेंगे या दोनों करेंगे अपन, एजोर और AWS? हम नहीं, हम इसके अंदर डेटाबेस की सिर्फ कवर करेंगे। डेटाबेस की कवर करेंगे मतलब कि स्पार्क की पूरी फंक्शनिंग, स्पार्क कैसे चलता है, और वो हम सारा कुछ यहाँ देखेंगे। डेटाबेस यूज करने का मेरा मेन एम ये है, क्योंकि अब कोई भी इंटरव्यू विदाउट डेटाबेस के नहीं जाना है तुम्हारा। तो अगर मैं सिर्फ कोर, अगर मैं EC2 इंस्टेंस पे यूज करूंगा स्पार्क, अगर मैं EC2 या EMR में या ग्लू में कर लूंगा AWS के अंदर, तो ये सब जो चीजें इनकी है ना, मॉडर्न फीचर, डेल्टा टेबल्स, डेल्टा लेक, और ये पाइपलाइन, इनके जो वर्क फ्लोज आते हैं, ये वर्क फ्लोज है, ये चीज तुम नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो डेटाबेस पे जरूर पूछेंगे कि व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग इन द डेटाबेस। ये रीजन है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके ठीक है।
हाँ, नहीं तो फिर मैं सीधा सीधा AWS पे यूज कर देता, बट उस केस में ना तुम एक एक ही क्लाउड पे रह जाओगे ना, तो तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंस जाओगे फिर। अब वैसे तुम्हें पता है दिमाग में कि डेटाबेस एक इतनी पावरफुल चीज है जिसके अंदर हम डेटा वेयरहाउसिंग भी कर सकते हैं, ML भी कर सकते हैं। इसका छोटा सा पार्ट हम यूज करते हैं AWS के अंदर। ठीक है। अब हम डेटाबेस की UI पे फोकस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहला आता है वर्क स्पेस। मैं क्लिक करता हूँ। वर्क स्पेस ही वो पॉइंट है जहाँ पे हम कोई भी नोटबुक को क्रिएट करते हैं। जो भी नोटबुक या फिर जो भी तुम काम करोगे वो सब कुछ यही होता है। यही से रेपोज से कनेक्ट करते हैं हम, गिटहब से एजोर डेवऑप्स से। और यहाँ पे आती हैं सारे नोटबुक्स जो भी तुम्हारे रेपो में है ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको तुम यूज कर सकते हो। शेयर्ड में तुम जो भी नोटबुक तुम किसी यूजर के साथ शेयर करोगे, जैसे कि हम नॉर्मली डेटा आर्किटेक्ट के साथ शेयर कर देते हैं, हम जो भी काम करते हैं डेटा आर्किटेक्ट के साथ शेयर कर देते हैं, वो चेक कर लेता है कि अ, हमारा आर्किटेक्चर सही है कि नहीं प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये यूजर्स होते हैं, ये यूजर्स बाई डिफॉल्ट बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे आईडी से। तो हम राइट क्लिक करके देखो, हम यहाँ से क्रिएट करके यहाँ से डैशबोर्ड क्लिक करते हैं, नोटबुक ML। मैंने क्लिक कर दिया नोटबुक पे। ये हमारा नोटबुक होता है डेटाबेस का। अब नोटबुक क्या होता है? नोटबुक तो तुमने ऑलरेडी बहुत यूज किया होगा। नोटबुक मतलब ये वे होता है, विजुअल वे, जिसके ऊपर हम कंप्लीट कोडिंग करते हैं। हम इसके अंदर सेल वाइज करते हैं। सेल वाइज मतलब कि यहीं पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट कराना हो तो मैं यहीं पे प्रिंट करा दूंगा। ऐसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो ये यहीं पे सेल मेरा यहीं पे रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कोडिंग करते हैं एक नोटबुक के अंदर। और नोटबुक के, और ये हमारा ओपन हो गया। अब नोटबुक के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रन, और ये कनेक्ट हो गया। अब ये है नोटबुक, बट अल्टीमेटली डेटा तुम्हारे नोटबुक के जो क्वेरीज है उनको प्रोसेस करने के लिए पीछे चाहिए होगा क्लस्टर। हम्म। मतलब वर्चुअल मशीन चाहिए होता है हमें। वो वर्चुअल मशीन हम देखो यहाँ से अभी देखो कनेक्ट नहीं हुआ है, हमसे बोल रहा है कि हमें कोई VM दो फिर हम कनेक्ट करेंगे, है ना। अब इसके अंदर देखो एक आया जनरल कंप्यूटर, का था SQL वेयर हाउस। तो बेसिकली हमारे अंदर ना VM, अभी मैं VM डिस्कस करूंगा कि कितने टाइप्स के वर्चुअल मशीन्स होते हैं जो हम डेटाबेस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम यहाँ पे VM सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास कोई VM नहीं है, मैं VM बनाकर दिखाऊंगा तुम्हें। फिर हम उसको यहाँ पे अटैच करेंगे, अटैच करके फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे की शेड्यूल का ऑप्शन होता है। तुमने कंप्लीट ETL की पाइपलाइन लिखी मतलब तुमने डेटा को रीड किया, ट्रांसफॉर्म किया, डेटा को राइट कर दिया, तो कंप्लीट एक एंड टू एंड ETL पाइपलाइन हो गया। इसको तुम यहाँ पे क्लिक करके स्केड्यूल कर सकते हो अपने नोटबुक को प्रॉपर नेम करके, और इसको टाइम दे सकते हो कि कब उसको एग्जीक्यूट करना है। ये ऑप्शन होता है स्केड्यूल का, ऑटोमेटिक दे देगा। ये सोचो कितना इजी कर दिया है डेटाबेस ने। यही सारा काम अगर तुम AWS पे जाओगे, स्केड्यूलिंग के लिए तुम जाओगे स्टेप फंक्शन पे, एक अलग कंपोनेंट यूज करोगे। उसके बाद उसके लिए तुम क्रॉन्स लिखोगे, या फिर एयरफ्लो यूज करोगे तो एयरफ्लो के अंदर फिर उनके पाइथन के डैग्स क्रिएट करोगे, डैग के अंदर जाके नोटबुक का इंफॉर्मेशन दोगे। उतना कॉम्प्लिकेटेड था, इन्होंने इतना इजी कर दिया कि एक वर्क स्पेस के अंदर ही तुमने कोड लिखा और यहाँ से स्केड्यूल कर दिया, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा हर रोज। यही रीजन है कि मैक्सिमम कंपनी अब डेटाबेस में माइग्रेट कर रही है। ओके। ठीक है, ये वो। अब ये सब तो बेसिक है, लाइक फाइल, नया नोटबुक क्रिएट करना, इंपोर्ट करना। मतलब कि मान लो किसी और डेवलपर ने कोई नोटबुक क्रिएट करा है, तुम उसको डायरेक्ट यूज करना चाहते हो, तुम इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो यहाँ से। शेयर कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो, क्लोन कर डिप्लॉय सकते भी हो सकते हैं ऐसे। हो। हाँ, जब तुम यस यहाँ से डिप्लॉय स्केड्यूल करोगे तो ऑटोमेटिक डिप्लॉय होता है और वैसे भी क्या करते हैं जब हम नोटबुक ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं ना, अभी मैं आपको वर्क स्पेस पे दिखा रहा था ना कि यहाँ से हमारा रेपोस कनेक्ट होते हैं। तो रेपोस होते हैं, तुम अपने कोड को पुश कर सकते हो सीधा गिटहब रेपो पे, गिटहब रेपो या एज़्योर डेवऑप्स पे। सो तो लाइक एडमिन तो प्रोवाइड करते हैं ना शायद। एडमिन तुम्हें एक्सेस देगा कि तुम तभी तो एडमिन देगा ही एक्सेस, नहीं तो फिर तुम कैसे यूज करोगे? तुम क्योंकि स्टैंड अलोन काम नहीं कर रहे हो ना। हम्म। कंपनी का अपना अपना रेपो होता है जिसके अंदर सारे नोटबुक सब कुछ नोट डाउन होता है, तो वो रहता है, ये वो मिलता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। एंड ईमेल। यहाँ से सिर्फ अपन को कमिट करना रहेगा वो लाइक देन लाइक जो प्रोसेस होती है SLDC की, लाइक उस टाइप का ही लाइक यूज होगा यहाँ पे भी आई थिंक। हाँ, सेम वही प्रोसेस होता है कि तुम पहले क्लोन एक अपना एक फीचर ब्रांच क्रिएट करोगे, फीचर ब्रांच क्रिएट करके उसके अंदर अपना इसको लिंक करोगे। फीचर ब्रांच के अंदर तुम एक नया नोटबुक बनाओगे, अपने सारे प्रोसेस करोगे।
फिर उसको टेस्ट करोगे फीचर, फिर तुम एक नया पुल रिक्वेस्ट रेस करोगे उस फीचर ब्रांच से अपने डेवलप ब्रांच में मर्ज करने के लिए। वो कोई अप्रूव करेगा, वो डेवलप ब्रांच में जाएगा, फिर डेवलप ब्रांच से अनदर पुल रिक्वेस्ट रेस करोगे, फिर वो मेन ब्रांच में जाता है। तो वो साइकिल हर जगह सेम होता है। ठीक है। तो ये होता है। अब हम गए, क्लोन कर सकते हो, एक्सपोर्ट, इस नोटबुक एक्सपोर्ट करके तुम किसी डेवलपर के साथ शेयर कर सकते हो या अपने पास कहीं रख सकते हो। ये फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट में बाई डिफॉल्ट फॉर्मेट हम यूज करते हैं कि तुम्हें कोड किस पे करना है, पाई स्पार्क पे करना है, स्केलर पे करना है, सीक्वल पे करना है, आर पे करना है। ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि एक ही नोटबुक के अंदर तुम मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो सकता है कि मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ये पाइथन है, और जस्ट इसके अगले नोटबुक पे जाके सीक्वल की क्वेरी भी लिख दें, ऐसा हाँ कुछ? हाँ, अगले क्वेरी पे जाके तुम ये, हाँ अगले पे जाके तुम यहीं पे ऐसे करके, एक मैजिक कमांड होता है, मैजिक मैसेज सीक्वल करके यहाँ पे तुम, यहाँ पे तुम सेलेक्ट करके सीक्वल की भी लिख सकते हो। सेलेक्ट, ये मैजिक कमांड लाइक इंपोर्ट की तरह काम करता है क्या? जस्ट लाइक इन पाइथन अपन इंपोर्ट लिखते हैं, हाँ लाइक कोई यस, भी लाइब्रेरी। हाँ मैं बताऊंगा अभी ये सब चीज। अभी ये भी होता है मैजिक कमांड से, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज होता है, तुम ऐसे करके मल्टीपल लैंग्वेज कर सकते हो। ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि एक ही नोटबुक के अंदर क्या तुम मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो नोटबुक डेटाबेस पे, क्योंकि नॉर्मली नोटबुक में पॉसिबल नहीं था। जो हम पहले जुपिटर यूज किया करते थे पाइथन पे, वो पाइथन का नोटबुक होता था, हम पाइथन यूज करते थे। बट ये ब्यूटी है डेटाबेस की कि एक ही नोटबुक के अंदर तुम कोई भी, मतलब इवन उन्होंने क्या कर दिया, तुम फाइल सिस्टम भी यूज कर सकते हो। फाइल सिस्टम याद है, जैसे हम अपना फाइल एफ एस सी डी हम ये यूज किया करते थे फाइल को एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए। अब किसी लोकल, जैसे हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन करते हैं ना अपने सिस्टम पे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मान लो मैं सीडी से चेक करता हूँ कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, मैं यहाँ से मेक डायरेक्टरी कर सकता हूँ, नई नया फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, उस फोल्डर को रीड कर सकता हूँ। ये समझ लो ये कमांड प्रॉम्प्ट भी इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया डेटाबेस के अंदर। तो तुम्हारी एडीएलएस के में कहाँ पे क्या फाइल रखी है तुम उसको एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, बाय बाय राइटिंग सम कमांड्स रीड कर सकते हो। एडीएलएस के अंदर जाके एस3 बकेट में क्या फोल्डर बना है, हर फोल्डर के अंदर क्या फाइल है, तुम्हें जाना ही नहीं पड़ेगा एस3 बकेट में, तुम यहीं पे कमांड एग्जीक्यूट करके उसको देख सकते हो। ये हो गया एडिट में तो नॉर्मल, ठीक है, ये तो कॉपी कर सकते हैं, सेल को पेस्ट, ये तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। ये उसको कहते हैं नोटबुक लेआउट है, सेल लेआउट है, स्प्लिट है, तो ये सब चीजें है क्या। तो ये है बेसिकली हमारा वे नोटबुक को यूज करने का। जो नोटबुक कहाँ आता है, वर्क स्पेस के अंदर आता है। वर्क स्पेस के अंदर हम अपने यूजर्स में क्रिएट कर सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक दिस। अब हम आता हूँ नेक्स्ट पे, रिसेंट, तो नाम से लग रहा है कि जो भी चीज रिसेंट यूज करोगे, तुम कोई टेबल मान लो, तुम सेक्वल की क्वेरी यूज कर रहे हो, नोटबुक यूज कर रहे हो, तो सब कुछ यहीं पे आ जाता है। फिर आते हैं कैटेलॉग पे। यस, कैटलॉग होता है तुम्हारा यूनिटी, यूनिटी कैटलॉग। यूनिटी कैटलॉग एक डेटा गवर्नेंस है, ये अभी समझ में नहीं आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे तुम याद है तुमने सिक्वल सर्वर यूज किया होगा, तो हमारे पास एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स, टेबल्स के अंदर व्यूज, व्यूज फंक्शंस, तुम जो भी चीज क्रिएट करते हो एक जगह पे मिल जाता है ना, मैं एसएसएमएस के अंदर सिक्वल सर्वर स्टोर में। प्रोसीजर वगैरह सब। हाँ, वो सारा फीचर तुम्हें इस कैटलॉग के अंदर मिल जाता है। कैटलॉग में देखो यहाँ पे बना एग्जाम्पल डेटाबेस इन्होंने दे भी दिया है। ये आरडीएस ही यूज कर रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, ये डेल्टा टेबल्स है, ये मॉडर्न चीजें हैं। इसे बोलते हैं यहाँ पे, मैंने प्रोजेक्ट में जो दिखाया था ना तुम्हें, ये वाला वर्ड, ये डेल्टा लेक, ये ओके। डेल्टा लेक है। हाँ, डिफरेंस होता है डेल्टा लेक और डेटा वेयरहाउस में, वो मैं बताऊंगा अभी। व्हाट इज द डिफरेंस, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेल्टा लेक, या फिर डेल्टा लेक और डेटा लेक में क्या डिफरेंस है। ये डेटा लेक होता है तुम्हारा एस3 बकेट और वहां पे जो फाइल लगते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। ये वर्कफ्लोज होते हैं जहाँ पे हम पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं, जो भी तुमने पाइपलाइन बनाई होगी उनकी जॉब्स क्रिएट करते हैं। जॉब्स का तो पता ही होगा तुम्हें कॉन्सेप्ट, मैं बता देता हूँ जॉब्स क्या होती है बेसिकली। जैसे मान लो कि
अब मैंने कोई ईटीएल पाइपलाइन क्रिएट किया। अब वो ईटीएल पाइपलाइन मुझे हर दिन रात में 2 बजे एग्जीक्यूट कर देना ऑटोमेटिक। रात में मान लो डेटा रिफ्रेश होता है तो ताकि सुबह यूजर आए तो उसके पास हमेशा लेटेस्ट डेटा मिले। तो तुमने रात में टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करना है तो तुम रात में उठ के खुद तो करोगे नहीं एग्जीक्यूट। तो हम क्या करते हैं उसको हम शेड्यूल कर देते हैं इसके अंदर। हम शेड्यूलर्स टाइप, लाइक जैसे हाँ, शेड्यूलर्स होते हैं। यस इस शेड्यूलर। तो इसके अंदर हम आके हमने एक नया जॉब क्रिएट किया, उसका नाम दे दिया। यहीं पे मैंने डिफाइन कर दिया कि कौन सा नोटबुक यूज करना है मुझे। उस नोटबुक को हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें, नोटबुक, स्पार्क, ये सीक्वल, पाइपलाइन, जो भी करना हो। हमारे केस में नोटबुक है, मैं नोटबुक करूंगा। ये पूछेगा सोर्स क्या है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। गिटहब, डायरेक्ट तुम गिटहब से भी कर सकते हो। और नोटबुक का पाथ, और क्या क्लस्टर मतलब कि मेमोरी क्या करना है यूज, पीछे वर्चुअल मेमोरी क्या करना है वो तुमने डिफाइन किया। और ये सब पैरामीटर पास किया, तुम इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, शेड्यूल कर दिया क्रिएट टास्क पे। तो ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाता है वर्क फ्लोज के अंदर। ठीक है, तो वर्क फ्लोज के अंदर हम जॉब्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूट। ये है हमारा कोर, ये है पूरे डेटाबेस का ब्रेन, ये है कंप्यूटिंग। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं क्लस्टर। ये है क्लस्टर्स, मल्टी नोड और सिंगल नोड। सिंगल नोड मतलब एक ही नोड है हम, बट सिंगल नोड पे तुम स्पार्क की पावर का यूज नहीं कर पाओगे, तो मल्टी नोड को हम करेंगे। अब यहाँ पे पूछते हैं कि हमें क्या यूज करना है। रन हम एमएल नहीं, हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं डेटा इंजीनियरिंग के लिए। एमएल के लिए इनके अपने आते हैं, वो हम यूज नहीं करेंगे। तो नॉर्मली हम लेटेस्ट ही, चलो हम लेटेस्ट कर लेंगे 6 पॉइंट। नॉर्मली हम एलटीएस पे जाते हैं, एलटीएस ये करते हैं ना कि जो भी पिक करो वहां पे एलटीएस लिखा हो। इसके पीछे रीजन से बता, मुझे भी नहीं पता, 16 मैं भी पढ़ लूंगा। बट एलटीएस को यूज करके हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, क्लस्टर्स को। इसको तुम सबसे लोएस्ट वाला पिक कर लो। जनरल पर्पस में ठीक है, यहाँ पे वर्कर नोड, मनमड, ये सारे यूज कर लेते हैं। ड्राइवर टाइप हमने यूज कर लिया। क्या करना है, क्या करना है, ये प्रैक्टिस तुम लोग आज कर लेना खुद से। जब तुम एक काम करना, आज तुम लोग डेटाबेस कम्युनिटी एडिशन पे साइन अप कर लेना। इसके अंदर भी वही ऑप्शन आता है कंप्यूट का, इसके अंदर कंप्यूट पे जाके खुद से कंप्यूट करके एक बना लेना बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन और यूज करके। इसमें बहुत ज्यादा देखो ऑप्शंस नहीं आ रहे क्योंकि ये फ्री वर्जन है। बट ठीक है, हमारी प्रैक्टिस के लिए सफिशियंट है। हमें इतना ध्यान नहीं देना पड़ता इन चीजों पे, क्योंकि ये सब चीजें ना डेवऑप्स के टर्म में आती है, डेटा इंजीनियरिंग में नहीं आती, हमें ऑटोमेटिकली बना बनाया मिलता है। बट ये फीचर जरूरी है। पूछते हैं कई बार कि क्या यूज होता है, वर्कर टाइप क्या होता है, तुमने कौन सा यूज किया था, ड्राइवर टाइप कौन सा यूज किया था। एंड अनुराग, ये इंटरनली लाइक जो अभी अपन ने शेड्यूलर्स वो जॉब्स का देखा है, तो इंटरनली कोई एजोर की सर्विसेज ही स्टार्ट हुई होंगी उसके अंदर, कि ये डेटाब्रिक्स का ही रहेगा पार्ट वो? ये क्लब का जो कंप्यूट है ये डेटाबेस का पार्ट है। ये हमें डेटाबेस पे चलना है नहीं, इस पे। लाइक जैसे अपन AWS में इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, देन वी हाँ डिफाइन कि मुझे कितने जीबी का एक इंस्टेंस चाहिए। हाँ हाँ हाँ। एंड जस्ट लाइक यहाँ पे भी एजोर की सर्विसेज रहेंगी कि ये डेटा ब्रिक्स का पार्ट है, ये जो क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं? मतलब ये क्लस्टर तो डेटा ब्रिक्स का ही पार्ट है, बट इंटरनली VMs जो हैं वो एजोर के ही रहेंगे क्या? हाँ, शायद इंटरनली वीएम एजोर की होते हैं, एजोर का यूज होता है। जैसे कि एडब्ल्यूएस में इसी बैकएंड में अभी भी EC2 यूज हो रहा होता है, एडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे एजोर वीएम यूज हो रहा होता है। ओके, हाँ। ठीक है। अनुराग, टाइम हो गया है, अच्छा हाँ। 10:30। हाँ, मुझे ऑफिस निकलना है। मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक जैसे जो भी हैं देवेश एंड करीना है, अगर रात में क्लास करना हो तो रात में भी कर सकते हैं, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। आप एक बार इनसे आप डिस्कस इसमें कर बार, लो, क्योंकि हाँ। मॉर्निंग में लेट हो जाते हैं। करीना एंड देवेश, आप एक बार डिस्कस कर लो। हाय करीना, समझ में आ रहा तुम्हें करीना? आपने कुछ अभी फीडबैक नहीं दिया। सब ऑल गुड है? कोई किसी भी वे हाँ, पे? बट मेरे को एक्चुअली रिकॉर्डिंग देखनी होगी आपकी कल की भी, क्योंकि मैंने मिड से स्टार्ट किया ना। आज भी मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, एक्चुअली ट्रैवल कर रही थी, आज से मैं घर पे आई हूँ। नो प्रॉब्लम करीना, एक काम करना, तुम एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। और हाँ जहाँ पे भी डाउट हो पर रीच आउट कर लेना मुझे, मैं एक बार बता के तुम्हें सेम पेज पे ले आऊंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आगे कर रहे हो, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, वो देखना ही पड़ेगा अब मेरे को। दो नाइट में क्लास करना है क्या करीना?
कितने मॉर्निंग बजे टाइमिंग? नाइट में आफ्टर यार 9:30? आफ्टर 9:30 थोड़ा टफ पड़ जाएगा मुझे भी, क्योंकि मेरा यूएस वाला काम, यूएस वाला शिफ्ट चल रही होती है ना, मेरे ऑफिस का शिफ्ट एक्चुअली यूएस और यूके चलता है। ओके, या हाँ, इवनिंग टाइम पे कर सकता हूँ, शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, बट आई थिंक टाइम पे तो मैं ऑफिस में रहूंगा। कोई नहीं, काम करते हैं ना, अभी 1 आवर लेके चलते हैं, किसी एक वीकेंड पे मैं बैठ के पूरा स्ट्रेच मार दूंगा 2-3 घंटे का लगातार, तो जो भी ऐसा चल रहा होगा ना वो कवर हो जाएगा। क्योंकि अनुराग इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजें अगर समझ में आएंगी ना, हाँ देन अपन नेक्स्ट पार्ट में शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी यस जैसे नए नए वर्ड्स है सारी चीजें, तो एक बार देखना पड़ेगा वो। यस यस टोटली, हाँ एग्री ना, हाँ उसका टेंशन ना लो, हम कर लेंगे मैनेज बहुत इजीली। आप वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना तेज तुम लोग कैच करोगे ना उतना फास्ट में चलूंगा, नहीं होगा तो कर लेंगे यार, किसी एक वीकेंड बैठेंगे 2-3 घंटे में पूरा रिवीजन करके एकदम वापस रिवीजन कर लेंगे और हाँ, ऐसा ऐसा कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है लेफ्ट। ओके, बाय, थैंक यू। चलो अभी थैंक ऐसे यू। 9:30 होगी क्लासेस, ऑल्टरनेट है या डेली का है अभी? हाँ अभी तो मैंने एक्चुअली लास्ट वीक ले नहीं पाया था, तो 1-2 कॉल मैं थोड़ा रोज रोज कर लेता हूँ डेली पे, और फिर नेक्स्ट वीक से मल्टीनेट कर लेंगे। अच्छा, तो डेली वाला नहीं हो सकता? जैसे मेरा पाइथन था ना, वो डेली था तो। आई थिंक करीना बहुत टफ हो जाएगा। हाँ तुम लाइक अच्छा, लोगों को भी अभी टफ हो मैं जाएगा। अटेंड कर रहा हूँ ना अभी 2 दिन। ठीक है, हाँ फिर ठीक है। ओके, ठीक है। तो थैंक यू। थैंक यू।